जय हिंद एवरीवन, स्वागत है ओपी आर्मी क्लासेस में। आज है आप लोगों को 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल एग्जाम के लिए आप लोग का 12वां दिन। माय डिफेंस ये 11वां नहीं 12वां है। ऐलान है सिलेक्शन का इस बार आखिरी बार हु बहू आप लोग को एग्जाम की तरह होने वाला है। माय डिफेंस आप लोग को फुल मार्क्स 60 नंबर का रहेगा। 30 प्रश्न रहेंगे, 30 मिनट टाइम रहेगा इस प्रैक्टिस सेशन में। प्रैक्टिस आप लोग ईमानदारी पूर्वक लगाइएगा। लाइक ऐसे सोचिएगा कि आप लोग एग्जाम में बैठे हैं। आप लोग को मैं दिखा दूं माय डिफेंस की आज का जो आप लोग को प्रैक्टिस सेशन के लिए क्वेश्चन सेट किया हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हर क्वेश्चन में दिया हूँ, ताकि एक प्रश्न आप लोग प्रैक्टिस लगाएंगे उसमें 3 प्रश्न निकल कर मिल जाएगा, आंसर भी मिलेगा। तो आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है आज के प्रैक्टिस सेशन में। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पर। अगर आप लोग रेडी है तो कलम कापी लेकर बैठ जाइए प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज प्रैक्टिस इज मोर परफेक्ट देन फॉर एनी एग्जामिनेशन। जो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि मैकमोहन रेखा भारत और किन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और किन के बीच स्थित है। एक भाई ने कमेंट किए थे कि सर आप सिर्फ क्वेश्चन ही बोल देते हैं, ऑप्शन बोल देते हैं, आंसर बता देते हैं, बाकी समझाते नहीं है। तो आज तो आप लोग को समझाने के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आ गए हैं। उन भाई के कमेंट मुझे दिल पर छू गया। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि आप लोग को प्रैक्टिस की तरह कराऊं, जैसे कि एग्जाम में होता है, ना कोई समझाना ना कोई ठिकाना, सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर। बट आज से कुछ न्यू टाइप में। बताइए ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी कोरिया, चीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग मैच कीजिए, चीन इज द राइट आंसर। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब इस प्रश्न से रिलेटेड पॉइंट क्वेश्चंस क्या बन सकता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मैकमोहन सीमा का निर्धारण 1914 में हुआ था। यह भारत और चीन के मध्य स्थित सीमा है। भारत और चीन के मध्य युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था, लड़ा गया था। तो ये 2 पॉइंट आप लोग को 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। बस आप लोग पीडीएफ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसको आप एक फेयर की तरफ से रख सकते हैं। इसको निकलवा कर रखते जाइएगा, आप लोग को एक फेयर बन जाएगा, एक सिलेबस आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड नंबर प्रश्न पर चलिए। सेकंड नंबर प्रश्न भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ये दोनों प्रश्न शायद पूछा गया प्रश्न है। बताइए इसका करेक्ट उत्तर। तो इसका ऑप्शन आप लोग का ये दिया गया खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह। आज थोड़ा प्रैक्टिस लंबा चलने वाला है, बट कितना भी चले 30 मिनट तक हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। तो बताइए इसका राइट आंसर इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डिफेंस आप लोग को भगत सिंह जी ने दिया था। भगत सिंह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बनाए हैं इस प्रश्न से आप लोग के लिए स्पेशल अग्निवीर आर्मी के ऑल ट्रेड्स एग्जाम कैंडिडेट के लिए कि इंकलाब जिंदाबाद नारा की रचना और अवधारणा मौलाना हजरत मोहनी ने की थी, वो भी 1921 ईस्वी में। भगत सिंह द्वारा उपयोग में लाया गया नारा लोकप्रिय हुआ था। जो ये नारा था ये लिखे थे दूसरा आदमी जिनका नाम है मौलाना हजरत मोहनी जी ने, लेकिन इसको लोकप्रिय कौन बनाया था? भगत सिंह ने। तो इसका जो अब करेक्ट आंसर होता है भगत सिंह ही होंगे, क्योंकि इसका जो इंकलाब जिंदाबाद का लोकप्रिय नारा कर दिए थे भगत सिंह। तो भगत सिंह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में भी आप लोग को डी में दिया गया है। तीसरा नंबर प्रश्न पर चलिए। तीसरा नंबर प्रश्न है आप लोग का मेरी डिफेंस की प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन आप लोग सुनिए, 1950 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1952 ईस्वी या 1951 ईस्वी। बताइए इसका राइट उत्तर आप लोग के पास टाइम दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग को 1952 ईस्वी। प्रथम लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझिए आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। गणेश वासुदेव मंगलकर उस समय लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। बहुत मेहनत लगा इस तरह के पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को क्वेश्चंस टाइपिंग करने में। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर। माय डिफेंस मज़ा आ रहा होगा आप लोग को आज का प्रैक्टिस सेशन देखकर, क्योंकि कुछ यूनिक है। इस तरह का प्रैक्टिस सेशन इंडियन आर्मी के एग्जाम को तैयारी कराने वाले में हमको लगता है कि कोई नहीं है। ओनली वन प्लेटफॉर्म है ये कि गंगा और ब्रह्मपुत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आप लोग सुनिए, पद्मा, जमुना, मेघना या संगापो।
बताइए इसका राइट उत्तर। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स मेघना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट उत्तर है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस प्रश्न से रिलेटेड जो कि आप लोग को बनाया गया है कि आगे जाकर दोनों नदियाँ चंद्रपुर में मिलती है। चंद्रपुर एक जगह का नाम है, उसमें मिलती है, चंद्रपुर में मिलती है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए आप लोग, गंगा नदी उत्तराखंड के, ये कहाँ से उद्गम होती है ये बताया गया कि गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के बुरांग काउंटी में अंगासी ग्लेशियर से निकलती है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट से प्रश्न अगर आ जाएगा तो इसको भी याद रखिएगा, इससे भी आप लगा सकते हैं। यानी एक प्रश्न नहीं 3 प्रश्न आप लोग एक ही प्रश्न में जान रहे हैं आज। चलिए 5 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। इस टाइप के प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में अगर आप लोग दिए होंगे तो देखे होंगे कि इस टाइप का प्रश्न मिलता है कि कौन से नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है। ऑप्शन आप लोग का ये दिया गया है घघरा, गंडक, राप्ती, सरायू। तो इसका जो राइट आंसर होगा बता दीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बना है कि राप्ती नदी के किनारे बसे हुए शहर संत नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और देवरिया है। मतलब आप लोग को ये बताया गया है इसमें आगे आप लोग देखिए गोरखपुर के अलावा राप्ती नदी के किनारे संत नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और देवरिया स्थित है। ठीक है, तट पर है। चलिए 6 नंबर प्रश्न पर आप लोग मैच भी करते जाइएगा कि कितना स्कोर कर रहे हैं। ये तो आप लोग का एक बोनस है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जा रहा है, लेकिन आप लोग को हूबहू एग्जाम की तरह है जो प्रश्नों को देखते जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बाद ही देखना है कि लोनार झील, झील से रिलेटेड प्रश्न भी पूछता है। तो झील से रिलेटेड प्रश्न आ गया कि आप लोग का कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। बताइए इसका राइट आंसर कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आप लोग। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खरे पानी की झील है। ठीक है, समझ गए आप लोग। लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खरे पानी का झील है। आगे देखिए पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि भारत की सबसे लंबी झील। अब झील से रिलेटेड जब प्रश्न आइए गया है तो आप लोग को इसमें भी बता दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में याद रखिएगा कि अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सा है तो वेम्बनाड झील है, जो कि ऑप्शन नंबर आप लोगों को वहाँ जहाँ दे वेम्बनाड झील वहाँ टिक कीजिएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया कि इसकी जो लंबाई है 96.5 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 96.5 किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आप लोग को माय डियर फ्रेंड्स कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। ये जो है प्रीवियस ईयर प्रश्न है आप लोग का कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सरदार पटेल को, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को, या लाला लाजपत राय, या दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी सरदार पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आप लोग का राइट है। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए आप लोग। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है, जो कि 182 मीटर की ऊंची प्रतिमा है। ये भी इससे प्रश्न बन सकता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर दूसरा है आप लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा अगर घुमा फिरा का प्रश्न आप लोग को इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिले कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ पर। ठीक है, या फिर पूछ दे कि इनकी सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी कितने मीटर की है, तो 182 मीटर का ये प्रश्न बनता है। इसलिए ये आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट में थोड़ा सोचकर लगाया हूँ। 8 नंबर प्रश्न चलती है। चलिए 8 नंबर प्रश्न आप लोग का कि बहादुर एवं साहस, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न पहले, कि बहादुर एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार से भी सम्मान एवं पुरस्कार आप लोग को सिलेबस में भी दिया गया है और यहाँ पर भी प्रश्न आगे है प्रैक्टिस में भी मेरे। और आप लोग को प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया प्रश्न है कि बहादुरी एवं साहस के लिए युद्ध में सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, महावीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या अशोक चक्र। तो इसका जो राइट उत्तर होगा आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग को याद है तो परमवीर चक्र है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट उत्तर है। इससे आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को मैं बनाया हूँ, इससे भी बहुत सारा प्रश्न बनेगा, इसमें भी प्रश्न का उत्तर आप लोग को देखने को मिलेगा कि परमवीर चक्र पदक और रिबन के दी अजाई इस पदक की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। परमवीर चक्र की अब पूछ देगा शुरुआत कब की गई थी, तो 1950 को 26 जनवरी 1950 को की गई थी। यह पदक सुगमन और मुकाबला करते हुए अदभ्य साहस अथवा जनबाजी अथवा बहादुरी के बड़े कारनामे अथवा जान न्यौछावर करने को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। समझ गए आप लोग। और दूसरा आप लोग को दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सूबेदार मेजर बन्ना सिंह, सूबेदार संजय कुमार और सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव इस पुरस्कार के एकमात्र जीवित प्राप्त करता है। अगर पूछ दे, ऑप्शन आप लोग को दे दे 4 और उसमें पूछ दे कि परमवीर चक्र से सम्मानित किसको किया गया है, और मान लीजिए ये तीनों में से एक के ऑप्शन दे दे और पूछे, तो आप लोग ये तीनों नाम रखेंगे, याद रखेंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अगर ये 3 नाम दे दे, एक नाम दे दे, नाम दीजिए और पूछ दे कि इनमें से कौन परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है, इस टाइप के भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसका PDF मिल जाएगा, रिपीट करते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान, ये संस्थान है, आधा स है, पूरा स टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कहाँ पर है, दिल्ली, पटियाला, मुंबई, कोलकाता। माय डियर फ्रेंड्स बताइए इसका राइट उत्तर कि भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग का पटियाला में है। पटियाला में भारत का राष्ट्रीय खेल संस्थान है। इसको देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला है हम लोग का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है हम लोग का कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला में स्थित एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्था है। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्था पटियाला है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा संस्था है। दूसरा आप लोग को बना है पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था पंजाब राज्य के पटियाला नगर में स्थित है। यहाँ तो आप लोग को पटियाला नगर बता दिए, अगर पूछ देंगे कि किस राज्य में स्थित है तो पंजाब बताना है, ठीक है। और तीसरा आप लोग को बना है कि राष्ट्रीय खेल संस्था 7 मई 1961 को उद्घाटन किया गया था। जो हम लोग का ये राष्ट्रीय खेल आप लोग को सवाल पूछा है, इसका उद्घाटन जो अगर पूछ दे तो 7 मई 1961 को आप लोग टिक मार कर आ जाइएगा, आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न, चलिए 10 नंबर प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग को एग्जाम के अकॉर्डिंग कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। चीनी का कटोरा, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आप लोग को ए दिया गया है चीनी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी नंबर भारत, क्यूबा, फिजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग को पता है तो ठीक, नहीं पता है तो बता दो, क्यूबा है, जो कि विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा देश है उसको कहा जाता है, क्यूबा, याद रखिएगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग देख लीजिए, पॉइंट ऑफ व्यू एक ही बना है इससे कि भारत में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये तो याद रखिएगा कि विश्व में किसे चीनी कटोरा कहा जाता है, तो क्यूबा देश को, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर पूछ दे कि भारत में चीनी का कटोरा कौन सा राज्य को कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, यूपी इज द राइट आंसर। अब मैं बताता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस टाइप का प्रैक्टिस सेशन करना चाहते हैं और या प्रॉपर तरीका से इंडियन आर्मी के एग्जाम को तैयारी करना चाहते हैं, 2024 टारगेट है आपको एग्जाम क्रैक करना, सिलेक्शन पाना, तो हमारे साथ बने रहिए। डेली रात 8 बजे प्रैक्टिस एक लगाइए, प्रैक्टिस लगाकर ही सोइए डेली रात 8 बजे। अगर एक प्रैक्टिस 30 क्वेश्चंस का लगाते हैं तो 30 दिन में आप लोग 900 से अधिक क्वेश्चंस लगा सकते हैं प्रैक्टिस PDF के साथ। PDF आप लोग को हर क्लास का प्रोवाइड होता है। और फीडबैक में अगर आप लोग कमेंट में कुछ बताते हैं तो वो मैं सुधार करता हूँ। जैसे ही आप एक भाई ने बताया कि समझाते नहीं है, तो मैंने समझाने के साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लेकर आ गया, एक ऐड कर दिया अपने से। तो ध्यानपूर्वक ध्यान रखिएगा, ज़्यादा बात नहीं, अपने फोकस ऑन क्वेश्चंस। चलिए 11 नंबर प्रश्न पर कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। इस टाइप का प्रश्न मिलता है देखने को इंडियन आर्मी के एग्जाम में कि चंद्रगुप्त का पोता कौन था। बिंबिसार, अशोक, मेगस्थनीज, समुद्रगुप्त। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता थे वो अशोक थे।
ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग का है कि मौर्य साम्राज्य का गठन 321 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। पूछ देगा अगर प्रश्न बनेगा कि मौर्य साम्राज्य का गठन कब हुआ था, ऑप्शन आप लोग को दे देगा तो याद रखिएगा 321 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और 185 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अब इतिहास दूसरा का पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोग का है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इतिहासकारों के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, इतिहासकारों के मुताबिक चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 शादियाँ की थी। अगर शादी से रिलेटेड इनसे पूछ दे कि शादियाँ कितनी की थी तो 3 शादियाँ की थी, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आप लोग का है मेरी डिफेंस की विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। विश्व मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 जुलाई, 8 अगस्त, 20 अक्टूबर या 10 दिसंबर? बताइए। इसका करेक्ट उत्तर आप लोग के ऑप्शन स्क्रीन पर दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लेकर आ गए हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए कि विश्व मानव अधिकार दिवस पहली बार, अगर पूछे पहली बार तो 1950 में मनाया गया था, याद रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न पर चलिए। 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि केरल का सशस्त्रीय नृत्य क्या है? नृत्य से तो प्रश्न आता है, मैं खुद देखा हूँ, पर्व से भी आता है। नृत्य से बता दीजिए कि केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली, भंगड़ा, ओडिसी या कुचिपुड़ी? तो इसका जो सही आंसर होगा ना माय डियर फ्रेंड्स कथकली हो जाएगा। अब आप लोग इसमें पूछेंगे कि इसमें भी समझाइए, तो इसमें क्या है, तो सिंपल है, डेट्स सिंपल। केरल का अगर पूछ देगा तो आप कथकली क्लिक करके आइएगा, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है आप लोग का। अब इसमें ओडिसी है उड़ीसा का, बस सिंपल, इट्स सिंपल। जहाँ आप लोग को समझाने, जहाँ आप लोग को पॉइंट देना है मैं दे दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। भारत में सर्वाधिक टाइगर किस राज्य में स्थित है, राज्य में है, बताइए। भारत में सबसे अधिक टाइगर किस राज्य में है? मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में? तो इसका जो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश होगा, एमपी, ठीक है। एमपी वो राज्य है जिसमें भारत में सबसे अधिक टाइगर यानी बाघ रहते हैं। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट इस प्रश्न पर बनता था तो मैं बना दिया कि मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे अधिक संख्या 785 है। अगर पूछ दे संख्या कितने है तो 785 है 2023 के अनुसार, 2023 के अनुसार। और भारत में बाघ मतलब भारत में कितने राज्य हैं जिसमें बाघ मतलब रहते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो 19 राज्य है ऐसे, ये भी प्रश्न बन सकता था, इसलिए मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट में दे दिया था। 15 नंबर प्रश्न चलिए, ये आप लोग का जीके का लास्ट प्रश्न रहेगा क्योंकि एग्जाम में 15 प्रश्न पूछता है और 15 ही मैं प्रैक्टिस में भी देता हूँ। अब वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 में मैं देखा हूँ कि हर शिफ्ट में, हर एआरओ का आप लोग में एक राजधानी वाला प्रश्न बहुत फेमस हुआ था कि, तो इसमें भी डाल दिया गया है कि पटना की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया गया है पाटलिपुत्र, नालंदा, पटना। तो इसका जो राइट आंसर होगा पटना की राजधानी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर गलत टाइप हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिहार की राजधानी। कहाँ होगा, यह गलत दे दिया गया है। बिहार की राजधानी कहाँ है तो पटना में, याद रखिएगा। टाइपिंग गलत हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न हमको समझना है। चलिए अब मैं बताता हूँ आप लोग को कि 16 से 30 तक जो सेशन रहेगा यानी खंड बी, एग्जाम में भी आप लोग को लिखा रहता है खंड बी सेशन बी, 16 से 30 तक सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा। इसमें भी आप लोग को एक एक प्रश्न अनिवार्य है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। चाहे कोई भी ट्रेड्स हो, इंडियन आर्मी की जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, जीके जीएस सेम रहता है, थोड़ा बहुत इन्हें उधर इधर रहता है बट कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं हर चीज़ को एनालिसिस करके ही लाता हूँ, प्रैक्टिस में बहुत टाइम लगता है। न्यूटन, पहला प्रश्न आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं? बताइए, न्यूटन के पहले नियम को क्या नियम कहते हैं? जड़त्व, संवेग, आवेग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आप लोग का जड़त्व होगा। न्यूटन का पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। ये आप लोग का राइट आंसर है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग को दिए हैं कि न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। आप लोग को भी पता है, मुझे भी पता है, 3 नियम हैं और तीनों नियम लाइन से लिख दिए गए हैं। जड़त्व का नियम, द्रव्यमान और त्वरण का नियम या गति का तीसरा नियम, ये 3 नियम दिए थे न्यूटन और तीनों नियम यहाँ पर आप लोग का दे दिए गए हैं। आप लोग इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू को
इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए 17 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न आराम से प्रैक्टिस लगाइए कि रासायन ऊर्जा को बदला जा सकता है, बताइए रसायन ऊर्जा को बदला जा सकता है प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा में, विद्युत ऊर्जा में, इन सभी से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का इन सभी से बदला जा सकता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इस प्रश्न से क्या बना है। तो इस प्रश्न से अगर पूछ देगा आप लोग का कि रासायनिक ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, यूनिट से तो प्रश्न आता है आप लोग इंडियन आर्मी के एग्जाम में। तो एसआई मात्रक होता क्या है, तो जूल होता है, याद रखिएगा। अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो आप लोग यहाँ से भी आंसर याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार होता है, ये सेशन हो रहा है, ठीक है। मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोग को बताकर। थैंक यू फ्रेंड्स जो जिसने कमेंट किया था कि आप ऐसे कीजिए, थैंक यू फीडबैक देने के लिए। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, ये अगला प्रश्न है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट। वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, 21, 78, 0.03, 0.01। तो इसका जो सही आंसर है आप लोग का 78 होगा। कितना प्रतिशत है वायु में नाइट्रोजन, 78%। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट आंसर है। इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग देखिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बनाया है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि वायु में नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन में 21% है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 21% है। वायु में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, याद रखिएगा। अगर ऑक्सीजन पूछे तो 21% वाला पर क्लिक मारकर आगे बढ़ जाइएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न पर आइए। 19 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में भोजन के पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग है, ठीक है। बड़ी आंत है, अग्नाशय है, यकृत है, छोटी आंत है। बताइए इसका राइट उत्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा छोटी आंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है, सही आंसर है कि जो हमारे शरीर में भोजन को पचाने और अवशोषित करने वाला मुख्य अंग छोटी आंत होती है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग का कि छोटी आंत की लंबाई अगर पूछे तो बता दीजिएगा कि लगभग 7 मीटर होती है, लगभग 7 मीटर होती है छोटी आंत की लंबाई। और दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में दिया गया है कि भोजन को अवशोषित करने वाला मुख्य अंग बड़ी आंत होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बड़ी आंत होती है अवशोषित करने के लिए। और पाचन, और यहाँ पर दिया गया है पाचन और अवशोषित, पाचन और अवशोषित पूछे तो छोटी आंत, सिर्फ अवशोषित पूछे तो बड़ी आंत क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा, सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पर चलिए। 20 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। बताइए विटामिन सी, आप लोग को ऑप्शन दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग किस में ज़्यादा पाया जाता है विटामिन सी, टमाटर में या नींबू में या आंवला में या अमरूद में। तो इसका मैं बता दूं कि जिस चीज़ में खट्टा चीज़ में विटामिन सी ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ पर नींबू भी खट्टा है, आंवला भी खट्टा है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे ज़्यादा ना विटामिन सी पूछा है तो आंवला हो जाएगा। आंवला सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को क्या मिलता है, यहाँ से भी कुछ मिल सके। विटामिन सी आंवला, संतरे और आम जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखिएगा। विटामिन सी आंवला, संतरे और आम जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। अगर रोग वाला प्रश्न अगर पूछे कि विटामिन सी से कौन से रोग होता है तो स्कर्वी होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न अब चलते हैं। 21 नंबर प्रश्न आप लोग का कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। लीजिए वो प्रश्न दिया था वैसे ही, इसको सिर्फ घुमा दिया है, प्रश्नों को ज़्यादा कुछ नहीं किया, घुमाया है। तो बताइए इसका राइट आंसर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी ही होगा। विटामिन सी खट्टे फलों वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न है आप लोग का माय डिफेंस कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान पूछता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 0, 1, 7, 14। बताइए इसका राइट आंसर। इसका करेक्ट आंसर शुद्ध जल, उदासीन भी होता है, पूछ देगा कि शुद्ध जल होता है और लिख देगा उदासीन, अउदासीन ऐसे टाइप के दे देगा तो उदासीन होता है, याद रखिएगा। या उदासीन किस पे होता है पीएच मान पे, तो 7 पे उदासीन होता है। और पूछेगा कि अम्लीय कितना पे होता है, क्षारीय कितना पे होता है, याद रखिएगा। ये तो मैं पहले प्रश्न करा चुका हूँ, अगर नहीं किए हैं तो प्रीवियस क्लास को जरूर देखिए जो नए हैं, ठीक है। जो नए हैं, जो पुराने हैं वो तो देख चुके हैं, जो नए हैं वो जरूर दिखिएगा। प्लेलिस्ट आप लोग को तो बना दी है, प्लेलिस्ट जाकर सेव कीजिए, डेली लगाइए, मज़ा आएगा, मज़ेदार आएगा यार, बहुत मेहनत हो रहा है आप लोग के लिए। निम्नलिखित, नेक्स्ट प्रश्न पर फोकस करते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं। स्टील, तांबा या ऑप्शन नंबर सी है लोहा, टाइटेनियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स टाइटेनियम हो जाएगा। टाइटेनियम आप लोग का क्या होगा,
राइट आंसर, टाइटेनियम इज द राइट आंसर। विश्व का भविष्य धातु टाइटेनियम है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का कि टाइटेनियम धातु का उपयोग वायुयान का फ्रेम बनाने, इंजन बनाने में आदि होता है। टाइटेनियम एक धातु है, पूछ देगा कि टाइटेनियम होता है अधातु धातु दोनों इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का पूछे तो धातु होता है, याद रखिएगा मेटल। चलिए 24 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि भारी जल एक प्रकार का है, शीतलक है, मंदक है, अयस्क है, ईंधन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का मंदक है। ठीक है, मंदक है, भारी जल एक प्रकार का मंदक है। अब 25 नंबर प्रश्न पर चलिए। 25 नंबर प्रश्न है आप लोग का कि निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा जीव है, विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्मा या स्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा होगा करेक्ट आंसर। अब इसमें भी बोलेगा कि इसको भी समझाइए, इसको भी पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। तो यार सिंपल है यार, प्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है बस। इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो यार, उतना ही ज़्यादा हार्ड लेवल पर क्या जाना है। जो पूछता है वही पढ़ो, वही जो पूछेगा। नॉलेज तो दे ही रहे हैं, जहाँ नॉलेज देना है, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं। अब क्या चाहिए, फीडबैक दीजिए कमेंट लिस्ट में कि और चाहिए तो और मैं मेहनत करूंगा आप लोग के लिए। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रश्न को समझिएगा कि प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो अम्ल की आवश्यक होती है कितना। ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग है, स्क्रीन पर है। 10, 15, 20, 25 एमिनो अम्ल है। 10, 15, 20, 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का 20। कितना एमिनो अम्ल होगा, 20 होगा। अब इसका पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आप लोग का एक है कि प्रोटीन की खोज, अगर पूछ दे कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो जेरार्ड्स जोहान्स मुल्डर द्वारा किया गया था। बड़ा लंबा नाम है यार, 3 नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। जे जे एम, इससे कम से कम इस आप लोग को ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जेरार्ड्स जोहान्स मुल्डर, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न पर चलिए। 27 नंबर प्रश्न है आप लोग का, आजा भाई भागो मत, अभी बाकी है। 27 नंबर प्रश्न है कि भारत की मुख्य खदान कौन सी है। भारत की मुख्य खदान कौन सी है, गेहूं, सब्जी, आलू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गेहूं हो जाएगा। अब यहाँ पर मुख्य खदान पूछेगा तो गेहूं पर क्लिक कीजिएगा, करेक्ट हो जाएगा, आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए आप लोग को। ऑप्शन 4 दिए गए हैं इस प्रश्न में कि ग्रेफाइट, प्लेटिनम, हीरा, इनमें से कोई नहीं। तो शीशा को काटने के लिए हीरा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न पर चलिए। 29 नंबर प्रश्न है माय डिफेंस की पृष्ठ तनाव कैसी राशि है। कैसी राशि है, यूनिट से पूछता है ही पूछता है प्रश्न। अदिश राशि, बताइए माय डिफेंस, अदिश राशि होगा, सदिश राशि होगा, या ऑप्शन नंबर सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सदिश राशि है। कैसा राशि है, सदिश राशि है। पृष्ठ तनाव सदिश राशि है, याद रखिएगा, सिंपल है। और आज का प्रैक्टिस सेशन का लास्ट प्रश्न रहेगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम किस रंग में होता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम किस रंग में होता है। हरा, पीला, नीला, लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप लोग का हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ए राइट आंसर है। अब बताइए आप लोग टोटल क्वेश्चंस हूबहू एग्जाम की तरह 30 प्रैक्टिस लगाए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कुछ देखे जो कि उससे भी प्रश्न बनता है, आएगा तो लगा दीजिएगा, याद रखिएगा। तो आप लोग स्कोर कितना किए, सबसे सिंपल बात, अगर आप लोग 20 प्लस का थंबनेल में भी देखे हैं कि 20 प्लस का टारगेट देते हैं इसमें, तो 20 प्लस अगर किए हैं तो वेरी वेरी गुड, क्योंकि बहुत अच्छा कर रहे हैं। 20 काफ़ी है यार, 40 नंबर यहाँ से उठा लिए और आप लोग को फिर 20 क्वेश्चंस मिलेगा मैथ और रीजनिंग को मिलाकर, वहाँ से भी 40, 80 रिजल्ट आ जाएगा इजीली तरीके से, ठीक है। बट आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं लेना है कोई भी एग्जाम को, बस मेहनत बरकरार रखना है, कंटिन्यूअस रखना है, प्रैक्टिस डेली लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आज का और अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। शेयर आप लोग थोड़ा करने में कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग का हर डिमांड मैं पूरा भी कर रहा हूँ। और फीडबैक देना जरूरी है, जैसे कि कल एक भाई ने फीडबैक दिए थे
कि ये कीजिए, तो मैंने किया। फिर एक भाई ने फीडबैक दिए थे कि ये टॉपिक लाइए, तो किया। आगे भी करते जाइएगा फीडबैक कमेंट लिस्ट में कि ये चीज़ कीजिए, मैं करने का कोशिश करूँगा। और मिलते हैं आप लोग से कल रात 8 बजे 75 डे हार्ड प्रैक्टिस चैलेंज फॉर अग्निवीर आर्मी ऑल ट्रेड्स के 13वां दिन में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ क्या बोलते हैं यार, सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर अग्निवीर आर्मी वालों, और ठीक है, सपोर्टिंग मी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल रात 8 बजे। हमारे साथ बोल दीजिए एक बार यार, कमेंट में लिखिएगा साथ में। जय हिंद, जय भारत।